सोए हुए थे, अब तक आदिवासी उनको जगाने की कहानी है। जैसे लिखा मैंने, आदिवासी को वनवासी बनने मत देना। मैं चाहता हूं कि आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाला इस प्रकृति का मूल बीज। मैंने नेहरू हॉस्टल के युवाओं के बारे में लिखा है कि पक्के सपनों को साकार करने कच्चे घरों से निकलते हैं नेहरू हॉस्टल के युवा। ना मैं धर्म विरोधी हूँ, ना मैं नक्सली हूँ, मुझे नकली समझने की भूल ना कर पगली में असली हूँ। जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये राकेश देवड़े के विचार नहीं, ये तो मेरे स्वयं के विचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट का डिजिटल मीडिया। आज हम मध्य प्रदेश के देवास में हैं और देवास में हमारे साथ हैं राकेश जी देवड़े, जिन्होंने हाल ही में आदिवासी संस्कृति, आदिवासी इतिहास, आदिवासी साहित्य को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है आदिवासी होकर जीना सरल नहीं है। ये काव्य संग्रहण है और इसी को लेकर आज काफ़ी कुछ समय से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ऑफलाइन कहते हैं कि लोगों के माध्यम से हो, सामाजिक मंचों से हो, कि काफ़ी समय से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जोहार काव्य संग्रहण जो इनकी बुक का प्रकाशन हुआ है काफ़ी चर्चा में है। और देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भी अलग अलग राज्यों में काफ़ी सराहना मिली है इस पुस्तक को। और इसके विमोचन के पीछे और इसको निकालने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य हैं हम जानेंगे उन्हीं से। देवड़े जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिम्मत सिंह बछानिया जी। आपके द ट्राइबल पोस्ट चैनल को आप मेरे तक पहुँचे और आज मेरे द्वारा लिखी गई जो बुक है आदिवासी होकर जीना सरल नहीं, आपने अपने चैनल में इसको जगह दी, इसके लिए सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार। तो पहले तो ये है कि ये जो आपका आदिवासी जीना सरल नहीं है, आदिवासी होकर जीना सरल नहीं, आदिवासी होकर जीना सरल नहीं है जी, तो कैसे सरल नहीं है, ये आपको कैसे विचार आया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। बछानिया जी, जैसा कि हम देखते हैं आदिवासी समाज अहिंसक, निसर्गवादी, शांतिप्रिय और अनुशासित समाज है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अनंत प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। वह प्रकृति की गोद में रहता है, प्रकृति के बीच रहता है। और संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान लागू हुआ था भारत का। उससे पहले और संविधान बनने के बाद में भी वह अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, बोली, भाषा के लिए आज भी वह अपनी पहचान के लिए तरस रहा है और आज भी उन्हें कहीं ना कहीं अधिकार नहीं मिले हैं। और बहुत सारे अनंत प्रकार, जैसे मैं बता दूं कि वह उसके घर उजाड़े जा रहे हैं, वह जल, जंगल, जमीन जैसे जो उसके अधिकार है, वन अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपनी भाषाओं को संविधान में दर्ज करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है और बहुत सारे शोषण, अत्याचार से वर्तमान में जूझ रहा है। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि भारत जो आदिवासी है, आदिवासी ही भारत के मूल बीज, मूल वंश, मूल मालिक है, ऐसा करके कहा है। और उन्होंने कहा था कि भाई आदिवासियों के साथ बरसों से शोषण होता आया है और वर्तमान में इनके शोषण, इनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बावजूद भी बहुत सारे नियम, कानून, कायदे हैं, इसके बावजूद भी आदिवासी संघर्ष कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि आदिवासी होना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है और गर्व के साथ ही एक अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है। लेकिन अपने आप को आज के परिदृश्य में आदिवासी कहना ये सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने अपनी बुक का शीर्षक दिया है आदिवासी होकर जीना सरल नहीं। मैं इसके पीछे एक 2 लाइन और कम शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक आदिवासी मजदूर स्वयं को मालिक कहता है धरती का, मैं मूल मालिक हूँ। और दूसरी तरफ जिस देश, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश के राष्ट्रपति है,
वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आदिवासी बोलता है कि मैं इस देश का मालिक हूँ। लेकिन ये मालिक आज भी कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी और शोषण, अत्याचार से जूझ रहा है। तो मेरे मन में वही ख्याल आया कि आदिवासी होकर जीना सरल नहीं, मतलब आदिवासी संघर्ष कर रहा है अभी भी वर्तमान में, बहुत सारे नियम कानून कायदों के बावजूद संघर्ष कर रहा है। तो मैंने इसलिए इसका शीर्षक दिया, आदिवासी होकर जीना सरल नहीं। तो ये जो देखने में आता है कि इस तरह से जो पुस्तकों का विमोचन होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि इसके अलावा देखने में ये भी आता है कि आदिवासी की जो संस्कृति है, उनका परंपरा है, उनका इतिहास है, अभी तक उन लोगों को एक कहते हैं ना कि वास्तविक रिकॉर्ड जो लेखने में कहते हैं कि लिखित रिकॉर्ड में स्थान नहीं मिल पाया। तो आप इस फील्ड में और इस तरह से ये इतिहास लिख रहे हैं एक तरह से, तो क्या मैसेज जाएगा इसका? इसका बहुत अच्छा मैसेज यह जाएगा, सकारात्मक मैसेज, कि भाई आज़ादी के इतने सालों बाद कोई आदिवासी समाज के युवा ने एक हिम्मत दिखाई पुस्तक लिखने की। मतलब हम आदिवासियों का जो इतिहास है, हमारी बोली, भाषा, संस्कृति है, वो अलिखित है। और हम अलिखित इतिहास होने के कारण बहुत सारे जो विद्वान और लेखक लोग हैं, वो हमारे इतिहास को अपने तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से लिख देते हैं और वो सभी समाजजनों के बीच में जाती है वह चीज़ें। अब जैसे कि भोंगरे हाट है, जो ये हमारा आदिवासियों के पवित्र भोंगरे हाट है। अब इस हाट के बारे में जो जिन विद्वानों ने ये लिखा कि ये बोले भगोरिया पर्व है, भागकर बोले लड़का लड़की शादी करते हैं, ऐसी मतलब भ्रांतियाँ और दुष्प्रचार करते हैं। मैं हमारे समाज के बहुत सारे युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लेखन के क्षेत्र में आए और जो वास्तविक हमारी समाज के जो रीति रिवाज है, आप जैसे दिवासा है, आप पाटला पूछते हैं, और तमाम प्रकार के जो आदिवासी समाज में जो भी रीति रिवाज है, जो पूजा पद्धति है हमारी प्राकृतिक, शादी ब्याह में जैसे गीत चलते हैं, उनको आप लिपिबद्ध कीजिए और आम जनों हमारे समाज के बीच में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। और मेरा ये है कि मेरे इस पहल से हो सकता है मेरे और भी भाई इस काम को, इस कारवा को बहुत आगे बढ़ाए। और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई पुस्तक लिख के मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ और बिरसा मुंडा जी, टंट्या भील, भीमा नायक, खाजा नायक, रेंगा कोरकू, रानी दुर्गावती और छितू किराड़, इन सबके चरणों की अपन धूल भी नहीं है। मतलब उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग ये लिखने का थोड़ा सा साहस किया है। बहुत सारे युवा भी भविष्य में लिखेंगे। इसमें क्या है, इस पुस्तक में कोई ऐसा आर्टिकल जिससे युवाओं को एक मैसेज जाता हो? इसमें मैंने मेरे दिल में जो भी आया, जैसा भी मैंने सोचा, मैंने उसको रखने का प्रयास किया। लगभग इसमें 35 कविताएं हैं। इसमें मैंने जैसे शुरू वाली कविता अगर देखें कि भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा, जैसे मैंने ये लिखा है, भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारे देश में हुए, इसमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी शहादत दी। गर्भवती महिलाओं को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, हमारे बुजुर्ग लोगों को मारा गया। और इस मिट्टी, जैसे बोलते हैं ना कि मुल्क पर राज है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं कि ये देश तुम्हारा है, दफन है यहाँ कई पीढ़ियाँ जहाँ घर तुम्हारा है, ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में हमारे आदिवासी समाज के पुरखों ने इस जल जंगल जमीन और इस राष्ट्र के खातिर अपने प्राण न्योछावर किए। तो मैंने इसमें लिखा है, भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा, जंगल पहाड़ों के बीच बसे गांव से निकलकर आज़ादी लिखने वाला वो नौजवान है बिरसा मुंडा। और आत्मसम्मान की शाही से पुरुषार्थ के पन्नों पर शौर्य की शब्दावली रचने वाले शेर है बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा जी को डेडिकेटेड है।
उसके बाद में मेरी दूसरी पोयम है, आदिवासियों का संघर्ष देखते हुए दिल की धड़कनें ठहर जाती है। जैसे जनरली क्या होता, बड़े बड़े शहर रहते, जैसे गुजरात है, जैसे इंदौर है, यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं, पेट में बच्चा रहता है, 9 महीने का गर्भ रहता है या 6-7 महीने का गर्भ रहता है, और वो महिला गर्भ धारण करने के बाद भी वो गड्ढा खोद रही है, मजदूरी कर रही शहर में, मतलब उसकी कितनी स्थिति खराब है। तो इसी को मैंने वो करते हुए लिखा है कि आदिवासियों का संघर्ष देखते हुए दिल के धड़कनें ठहर जाती है, मतलब अपना दिल ठहर जाता है कि भैया ऐसा कैसे। उसके बाद में मैंने एक हमारे आदिवासी समाज के एक युवा है महेंद्र सिंह कन्नौज, काफ़ी अच्छा जाबाज, और उसको बाहुबली के नाम से समाज प्यार देता रहा है। वो उसका मैटर है, वो कैसे सामाजिक कार्य कर रहा है, कैसे राजनीति कर रहा है, वो उसका मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन वो जब भाषण देता था तो युवा उसकी तरफ खींचे चले आते थे, और बहुत जुनून था उसका। जैसे ही पता चले कि महेंद्र सिंह कन्नौज आ रहा है तो लोग, लड़के बहुत दूर दूर से चले आते थे। तो उसके ऊपर मैंने एक लिखी कि आधुनिक टंट्या कहूँ या आधुनिक बिरसा कहूँ, तुझे कम पड़ेगा, मुझे विश्वास है मेरे भाई, तू मरते दम तक आदिवासी समाज के लिए लड़ेगा। ये मैंने उसको डेडिकेट की, काफ़ी अच्छा। इस तरह से अलग अलग। हाँ, उसके बाद में ये जैसे आदिवासियों को वनवासी बनने मत देना, जयस के बारे में मैंने लिखा, उबलते हुए खून की रवानी है जयस, इस देश की जवानी है जयस, सोए हुए थे अब तक आदिवासी, उनको जगाने की कहानी है जयस। तो ये जयस के बारे में लिखा। और जैसे लिखा मैंने, आदिवासी को वनवासी बनने मत देना। मैं चाहता हूँ कि आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाला इस प्रकृति का मूल बीज, तो इसको अन्य नामों से उसको ना कहा जाए। इसके बाद में मैंने लिखा, अमाड़ी की भाजी गोइंदी के मोंगरे, इसमें पूरा गांव का मैंने जिक्र किया है। मिट्टी की दीवार, कबीलों वाले वातानुकूलित घर, दिन में आता कुल्फी वाला, रात में चिमनी का उजाला, जमीन पर बिखरे महुआ के फूल, चिंता नहीं होगा क्या कल, केसौड़े के फूल लड़ते नहीं फिजूल, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। एक मैंने नेहरू हॉस्टल के युवाओं के बारे में लिखा है कि पक्के सपनों को साकार करने कच्चे घरों से निकलते हैं नेहरू हॉस्टल के युवा। मतलब बहुत हॉस्टल में रहने वाले लड़के काफ़ी संघर्षशील जीवन जीते हैं वो। इसके बाद में एक मैंने बहुत अच्छी ये लिखने का प्रयास किया, तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों का क्या करोगे। फिर एक राजनीति पर तंज कसते हुए मैंने एक लिखा है कि तू छीनती है गरीब का निवाला, मैं जल जंगल का सच्चा रखवाला, ना मैं धर्म विरोधी हूँ ना मैं नक्सली हूँ, मुझे नकली समझने की भूल ना कर पगली मैं असली हूँ। इस तरह से मतलब राजनीति पे मैंने ऐसे बहुत सारे, जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये राकेश देवड़े के विचार नहीं, ये तो मेरे स्वयं के विचार है मतलब। और सारी चीजों को ध्यान में रखते कुछ हुए। हाँ, एक मेरा दोस्त है तो उसको मैंने पुस्तक भेजी थी, तो वो बोल रहा था, मैं पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए, बोले तुमने वास्तविकता को इसमें समाहित किया है। तो काफ़ी तारीफ भी कर रहा था, लेकिन मैं ठीक है, मैंने कहा भाई मैं जो मेरे मन में आया वो लिख दिया मैंने। तो ये आप बताएं कि ये जो आप काफ़ी समय से समाज के प्रति लिखते आए हैं, और ऐसे ही आगे समाज की बात करें, हम आदिवासियों की बात करें, तो इसमें जो लेखक जो है, यानी कि कहते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित लेखनी को एक संग्रहित नहीं कर पाते हैं। तो क्या वजह है, और किस तरह इस फील्ड में मतलब लेखन के क्षेत्र में अपने जो समस्याएं हैं उनको व्यवस्थित लिखने के लिए क्या उनको प्रयास करना चाहिए? जैसे मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी मेरे सामाजिक बंधुगण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि जो आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं उस पर वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जितने भी ब्लॉग हैं इस पे बहुत अच्छा लिखते हैं। जैसे हमारे कुछ साथी लोग हैं, जैसे हमारे बिरसा ब्रिगेड के मिशनरी साथी है अनिल सस्त्या जी, बहुत शानदार लिखते हैं वो, और पूरा ज़मीन के अंदर से वो पूरे विचारों को खोद कर धरातल पे ले आते हैं। ऐसे हमारे विक्रम अछाला जी है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी लेखनी आप लेख पढ़ोगे तो काफ़ी ऐसा लगता है कि बहुत गहरा दर्शन शास्त्र है, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है।
तो हम चाहेंगे कि अगर हम कोई सा भी लेख लिखें तो उसको संरक्षित करें और एक पुस्तक का रूप दें उसको ना कि हमने आज लिखा और वो कल मिट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर जो मीणा जी जिन्होंने बुक निकाली, मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। और बहुत सारे लोग जो लेखन के क्षेत्र में, जैसे हमारे बहुत अच्छे समाज में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की संस्कृति, उस पर बहुत अच्छा विचार वो रख सकते हैं, एक लिपिबद्ध उसको बुक का रूप दे सकते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको बीवी और टीवी से फुर्सत ही नहीं। मैं क्षमा चाहूँगा किसी को बुरा लगा, ऐसा सभी को एक तराजू में तोलना भी सही नहीं है। बहुत सारे लोग समर्पित भी है, डेडिकेटेड है, जैसे हमारे डॉक्टर रमेश चौहान जी, हमारे एक मित्र है आत्माराम सोलंकी जी, प्रोफेसर लोग हैं, काफ़ी अच्छा। एक मेरी फ्रेंड है नीलम देवड़ा, तो वो भी काफ़ी अच्छा लिखती है और वो भी मतलब उसका प्रोफेसर में हुआ है, उसका भी, वो भी प्रोफेसर बन जाएगी। तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी पुस्तक लिखूंगी। तो हमको विचारों को इधर उधर, जैसे विचार ऐसे बिखरे हुए हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। मतलब उनको एक जगह, तो ये जो पहले क्या कहते हैं कि आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं, इस देश के मालिक भी कहते हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, इस अब लिखने का क्या आवश्यकता पड़ रही? क्या पहले ये इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था? क्या नहीं, रहा होगा? आदिवासी समाज ने जो धरती का मूल बीज है, उसने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष को किसी ने इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। पुराने जितने भी इतिहासकार, विद्वान और लेखक हैं, उन्होंने आदिवासी समाज को इतिहास में जगह देना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं उचित समझा ये तो मैं उनकी नहीं जान सकता, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्होंने आदिवासियों के साथ दोगला व्यवहार किया। आदिवासियों को इतिहास के पन्नों में, जिन्होंने एक उंगली तक नहीं कटाई, उनका नाम इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में है। हमारे बिरसा मुंडा जी मात्र 25 साल की उम्र में उनको जेल में यातनाएं दी गई। वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। तो बिरसा मुंडा जी, टंटा भील जो हमारे थे महायोद्धा, वो भी कम उम्र में शहीद हो गए देश के लिए। उनको भी राष्ट्र मालिक या कोई स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया। अभी हम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो काम चालू किया, इससे राजनीतिक दलों का आकर्षण हमारे पुरखों की तरफ गया, ध्यान हमारे पुरखों की तरफ गया और उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं नेता लोग। लेकिन वास्तव में जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं पुरानी अगर पुस्तकों में रहता। हमने तो थोड़ा मेच्योर होने के बाद में टंटा भील, बिरसा मुंडा जी के बारे में जाना। पहले हमको किसी ने बताया नहीं कि ये हमारे पुरखे हैं। और वास्तविक भगवान अगर देखा जाए तो हमको जमीन देने वाले और जल जंगल जमीन का मालिक बनाने वाले, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने वाले, अंग्रेजों से लड़के हमारी ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में 5वीं 6ठी अनुसूची लागू उसमें संविधान में रखवाने वाले, यही है भगवान हमारे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इतिहास में हमारे साथ पूर्व में वो की गई है, हमें जगह नहीं दी गई इतिहास में। तो ये जो अब आगे क्या किस तरह से लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है और कहाँ कहाँ इसमें हिम्मत भैया और अलग जी कहाँ तक आप लोगों को इसको भेजना पड़ रहा है? इसमें सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसको सबसे पहले किसी ने मुंबई में बुक करी इस बुक को। तो मेरा तो उसी दिन मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार स्नेह मिलेगा समाज की तरफ से। मुंबई में किसी हमारे कोई होगा पढ़ने वाला पाठक, उसने मुंबई में इस बुक को बुक करी, सबसे पहला पाठक वो है। 2 प्रति मेरे को लेखक प्रति आई थी दिल्ली से, और इसके बाद में हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ साथी हैं CISF में, उन्होंने भी बुलाई। उसके बाद में अलग अलग राज्यों में, फिर पूरे मध्य प्रदेश के 51-52 जिले हैं ना, टोटल ज़्यादा हो 53 जिले। तो इन जिलों में ऐसा लगभग कोई जिला बचा होगा जहां ये पुस्तक पहुंची नहीं। अभी तक
350 350 पुस्तकें सेल हो चुकी है। और मुझे कोई पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे सिर्फ समाज को जागृत करना है और जो आदिवासियत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, बोली को बचाना है, ये मेरा उद्देश्य है। और वाहवाही लूटना भी उद्देश्य नहीं है कि यार पुस्तक लिख दी और बढ़िया राकेश देवड़े की वाहवाही हो, ऐसा भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं समाज को, चूंकि मैं समाज के लिए, समाज से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और समाज के दर्द को समझता हूँ, मेरे दिल के अंदर उस समाज की भावना को, दुख को महसूस करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे शब्दों को या मेरे विचारों को इस पुस्तक में रखूँ। तो यहाँ तक का जो सफ़र है आपका, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, और मतलब रहने वाला आपका परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम खोलगांव, बिरसा मुंडा कॉलोनी, ग्राम खोलगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ।